नमस्कार जी। कल ईरानी आक्रमण हो गया, हकमानी आक्रमण। और भारत पर ये प्रथम विदेशी आक्रमण था जो उसको हम भारतवर्ष के अंदर। जी धर्मेंद्र नमस्कार। और आप यूं भी समझिएगा इसी बात को। लेकिन अब हमें ये देखना होता है कि ईरान के हकमानी वंश के किस शासक ने पेनिट्रेट किया भारत की सीमाओं को। तो वो था डेरियस प्रथम। यद्यपि हम देख चुके हैं कि कई इस तरह के विवरण हमें प्राप्त होते हैं, हेरोडोटस सेकंड, हेरोडोटस के द्वारा साइरस वाली जो बात आती है कि एक तो जेड्रोसिया के मार्ग से उसका असफल आक्रमण रहा, एक काबुल घाटी। बट इतिहास उस पर निश्चित तौर पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अतः प्रथम सफल विदेशी आक्रमणकारी के रूप में जब बात आती है भारत पर संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में, तब फिर हमारा जो आंसर जाता है वो जाता है डेरियस प्रथम पर, यानी कि दारा प्रथम पर। ठीक है। हमने कहा था कि हकमानी साम्राज्य ने 20वीं क्षत्रपी, टोटल उनके जो 28 जो स्टेट्स थे, जो 28 प्रांत या राज्य थे, उनमें 20वीं क्षत्रपी बनाया उन्होंने भारतीय प्रदेशों को। और वहां से उन्होंने अपने लिए सैनिकों की भर्ती करी, जिनको उन्होंने गालामेला या अरबैला के युद्ध में सिकंदर के विरुद्ध 331 ईसा पूर्व में काम भी लिया। भारतीय सैनिकों का यूनानियों के विरुद्ध ये पहला मौका था जब वो सूती वस्त्र पहनकर लोहे के भाले और बेंत के धनुष और लोहे के बाण लेकर वो लड़े थे, जिसका जिक्र हेरोडोटस करता है। कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आती है कि ईरान क्या जो साम्राज्य था हकमानी, वो मकदूनिया, जो ग्रीक एम्पायर था, मैसिडोनिया का, सिकंदर का, उससे 20 गुना अधिक था। और 330 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने गृह नगर से निकलता है ईरान को जीतने के लिए, और एक साल के भीतर भीतर वो पैरों तले झुकाने को मजबूर कर देता है हकमानी साम्राज्य को। इस प्रकार से भारत स्वतः ही सिकंदर की सीमाओं से जुड़ जाता है, क्योंकि सिकंदर ने जिस प्रांत को, जिस राज्य को जीता, जिस साम्राज्य को जीता, वो ईरान था। ईरान के साथ सीमाएं टच थी, साइरस से लेकर आप दारा तृतीय तक आ जाइए, जो NWFP, जिसको हम उत्तर पश्चिमी सीमांत भारतीय प्रदेश कहते हैं। और जहां से वो प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण वसूला करते थे, जो कहते हैं कि संपूर्ण हकमानी साम्राज्य का लगभग 1/3, एक तिहाई हिस्सा था। अब सिकंदर के लिए, क्योंकि सिकंदर मैसेडोनियन जो सम्राट था फिलिप, उसका पुत्र था, और सिकंदर के मन में कहीं ना कहीं एक बात थी कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार उन तमाम जगहों पे करूं जहां मेरे पिता नहीं पहुंच पाए। और वो इस प्रकार से अपने आप को महानता की श्रेणी में लाना चाहता था। एक वजह उसकी ये भी थी। दूसरी वजह थी नो डाउट, जिस प्रकार से भारतीय संपदा और की जानकारी ईरानियों के माध्यम से शेष पश्चिमी जगत को लगी, तो वो कहीं ना कहीं क्यूरियस चीज थी भारत हमेशा से पश्चिम के लिए। उसके चलते हुए सिकंदर भारत में आता है, लेकिन उसका जो विश्व विजेता बनने का स्वप्न था, वो जल्द ही पहली बार में ही चकनाचूर होता नजर आया, जब उसकी तलवारें, जो वुड्स, जो भारतीय इस्पात से बनी हुई लोहे की तलवारों से टकराता है, और उनको धारण करने वाली जो भारतीय भुजाएं थी, पहली बार उसको पौरुषत्व या क्षत्रित्व का पता राजा पोरस के साथ हाइडेज नदी के युद्ध में लगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र और करना पसंद करूंगा। सेल्यूकस निकेटर, जो आगे जाकर जिसने सेल्यूकस नामक नगर की स्थापना करी, वो पहली बार हाइडेज नदी के युद्ध में, याद रखना, सिकंदर के साथ उस नाव पर मौजूद था जब वो नदी को पार कर, मतलब जब वो नदी को, झेलम नदी को पार कर रहे थे, क्योंकि बरसात का मौसम था। हाइडेज नदी का जो युद्ध लड़ा गया था, तो कुछ गिने चुने हुए लोगों में से सेल्यूकस निकेटर उस नाव पर मौजूद था जहां सिकंदर मौजूद था। इसका मतलब कि सेल्यूकस निकेटर, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे जाकर 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी का युद्ध लड़ा, राइट, ये शुरू से विश्वास पात्र रहा किसका? सिकंदर का। अब हमें आज की जो यात्रा है वो यहां से आरंभ करनी, सिकंदर से। फिलहाल एक मैसेज आया, चेक करता हूं मैं। जी हेमंत नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट्स, अब सब लोगों ने प्रिंट आउट ले लिए होंगे और पढ़ा भी होगा, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या मामला है।
और ये मुझे यकीन है कि जब आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्म हो गया होगा कि नोट्स पढ़ने के बाद तो कोई डाउट शेष नहीं रहने वाला है। चलिएगा, अपन अपनी बात को आज आरंभ करें सिकंदर से ही। तो कल तक अपन ने जरक्सिस और पार्शिक संपर्क वगैरह देख लिए थे, आज अपन सीधा यस आ जाइएगा। तो जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, सोच के देखिएगा ये कितनी बड़ी बात है कि वो ग्रेट व्यक्ति भारतीय मुख्य शक्ति का, अब आप सोचिएगा छोटे छोटे गणराज्यों के साथ उसको जिस प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ा, तो ये भी आइडिया लगा लीजिएगा कि भारतीयों का जज्बा, भारतीयों का मादा अब तक क्या रहा होगा। और इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कितनी मूर्खतापूर्ण बातें इतिहास में दर्ज की गई आपकी पाठ्य पुस्तकों में कि भारतीयों का बाह्य जगत से कोई संपर्क नहीं था। अबे तुम पागल हो गए भाई, भारतीयों से अधिक कुशल व्यापारी नाविक दुनिया में कहीं रहे ही नहीं है। आप सोचिएगा, जिस सिंधु सभ्यता के निवासियों ने ईरान में जाकर मेलुहा नामक एक बस्ती की स्थापना कर दी थी। हाँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ प्रोफेसर हसन दानी जो लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। बाप ये मत कहना साहब कि आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का हवाला को दे रहे हो। अरे बेवकूफों, असल में अब हड़प्पा सभ्यता उनका हिस्सा हो चुका है। तो जितना ज्यादा वो उनके अब रिसर्च है सामने, और चूंकि एक एक मुस्लिम पुरातत्ववेत्ता इस बात को बोल रहा है कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो सभ्यता असल में भारतीय हिस्सा रहा है, तो मेरे लिए तो बड़ा प्रासंगिक सा बन जाता है। तो आप सोचिएगा, ये कहना जी कि भारतीय शेष जगत से कटे रहे तो उनको भारतीय, आपने कई पुस्तकों में इस चीज को देखा, ये बड़ी छिछलेदार तरह का इतिहास लिखने के बराबर होता है। जब ईरानी साम्राज्य में आप देख रहे हो कि वो यूनानियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं ईरान की तरफ से, ये अब आप देखिएगा वी स्मिथ ने जो कहा, जो कल मैं बार बार कह रहा था कि सिकंदर एक आंधी की तरह आया और चला गया परंतु भारत अपरिवर्तित रहा। और बार बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, भारत कभी भी अहिंसा प्रिय नहीं था। इससे बड़ा भद्दा मजाक भारतीय इतिहास के साथ कोई नहीं हो सकता। मैं दो कौड़ी का ज्ञान बोलता हूँ। जिन लोगों, आप समझ रहे हो मैं किन के लिए बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने भी लिखा है कि भारतीय अहिंसावादी था, सॉरी, भारत ने कभी भी अहिंसा के मार्ग का पालन नहीं किया। भारतीय हमेशा शांति प्रिय थे, हमेशा शांति प्रिय थे। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र रहा है भारत के। और उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा को दूसरों ने समझा है कि यदि आप हमसे शांति की बात करोगे हम तैयार है आपके साथ, और यदि आपको युद्ध लड़ना पसंद है आओ बाबू मैदान में पंजा लड़ाते हैं। उसके बाद अगली मुलाकात हवेली पर होगी। सेल्यूकस निकटर भी आया था ना, फिर क्या हुआ, मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया, बराबर हो गया। फिर हाइडेस भी नदी के युद्ध में आया था ना। यदि हम इतने ही अहिंसावादी होते तो जब तक शिला दरबार से जब संधि का प्रस्ताव भेजा सिकंदर ने पोरस को, तो पोरस को बिक जाना चाहिए था। इन लोगों की माने, मैं बार बार जो कहता हूँ चिलमबाज इतिहासकारों की, तो फिर तो पोरस को बड़े आराम से, क्योंकि वो तो अहिंसावादी होते हैं, बिक जाना चाहिए था सिकंदर के आगे। लेकिन पोरस ने क्या जवाब दिया 20-22 साल का लड़के ने कि बाबू यदि तुम में दम है ना, तुमने यदि जिसका भी दूध पिया है माँ का या जिसका भी, आ जाओ मैदान में। इसलिए ये बात निकाल दीजिए कि हम अहिंसावादी थे, सॉरी, मैं तो बिल्कुल नहीं, शांति प्रिय थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, बशर्त तब तक जब तक कि दूसरे को भाषा समझ में आती है। अब जरा इसका एक बैकग्राउंड देख लीजिएगा। भारत पर आक्रमण का वर्ष 326 ईसा पूर्व में किसका, सिकंदर का। और इसने जो उपाधि धारण करी थी सिकंदर ने, वो थी पर्शिया या ईरान का महान सम्राट। मैंने बार बार कहा 331 ईसा पूर्व के अंदर, राइट, अराबेला या गालामेला के युद्ध में, और इसी युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ईरान की तरफ से, याद रखिएगा, ईरान की तरफ से भाग लिया, युद्ध लड़ा था किसके विरुद्ध, सिकंदर के विरुद्ध, यूनानियों के विरुद्ध। जीवन परिचय, जन्म इसका मकदूनिया में हुआ 356 ईसा पूर्व में। पिता इसका फिलिप था, माँ ओलंपियास थी। राजनीतिक गुरु शिक्षक इसका अरस्तु था। ये बात भी याद रखना। इसका शासनकाल है बहुत कम उम्र में, ये बड़ी बात माननी पड़ेगी, हम चाहे कितनी आलोचना कर लें, लेकिन ये बहुत बड़ा मानता है कि छोटी सी उम्र में इसने भारत मतलब विश्व के इतने बड़े हिस्से को अपने पैरों तले झुकाया। ये बड़ी बात है। 336 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी।
जब ये भारत से लौटा ही था निराशाजनक स्थिति में, और जिस समय ये मृत्यु हुई इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये बात भी याद रखना, किसी भी प्रकार का कोई उत्तराधिकारी सिकंदर का नहीं था। तो जो सेनापति थे सिकंदर के, जैसे सेल्यूकस निकेटर, फिर उनके मध्य में उसका साम्राज्य विभक्त हो गया था। इसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में मैं आपको बता दूं, ये युद्ध के मैदान में भी, याद रखना, जहां पर ट्रॉय नामक एक नाटक मिलता है, जिसको बहुत अच्छी मूवीज भी बनी है हॉलीवुड के अंदर, तो इलियड, होमर की जो कविता है इलियड, ये सिकंदर हमेशा अपने साथ युद्ध के मैदान में भी अपने बिस्तर पर अपने सिरहाने रखा करता था। इसका जो समकालीन मगध नरेश था उदाहरण था, याद रखना। इसका प्रिय अश्व का नाम था बुसेफेल्स या बुकेफाल। याद रखना, जब 326 ईसा पूर्व में हाइडेज नदी का युद्ध लड़ा गया था, क्लियर कर दूं मैं, हाइडेज को बोला गया है यूनानियों के द्वारा असल में झेलम नदी को। तो झेलम नदी का युद्ध हाइडेस्पीस नदी का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में पोरस अपने प्रिय गज हाथी पर बैठकर लड़ा था, वहीं सिकंदर अपने प्रिय अश्व बुकेफाल या जिसको कहा गया बुसेफेल्स पर लड़ा था। और जहां इसकी मृत्यु हुई थी झेलम नदी के तट पर, वहीं पर इसने बुकेफाल नामक एक नया नगर बसाया था। सिकंदर ने 2 नगर झेलम नदी के तट पर बनाए थे। निकैया नगर, निकैया का शाब्दिक अर्थ होता है विजय नगर, राइट। तो जो लोग बार बार ये कहते हैं कि पोरस की जीत हुई और वो साहब वो सिक्का, बेकार की बात है, इनमें कोई विशेष बात नहीं। इसके कमांडरों की बात करें, एक कमांडर इसका नियार्कस है, एक टॉलमी है, एक एब्रियस है। याद रखना, ये अलग अलग इसके कमांडर्स हैं जिन्होंने कई मौकों पर अलग अलग भूमिकाओं में, एक आता है प्यूकेस्टास, राइट, एक आता है इसका हेफेस्टियन और पॉडियस। हेफेस्टियन और पॉडियस के बारे में बता दूं मैं, भारत में प्रविष्ट होने से पहले जब ये ईरान से चला था 300 क्या कहना चाहिए 31 ईसा पूर्व के आसपास, जब ये भारत के लिए चला था, तब इसने अपने दल को भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो हेफेस्टियन और पॉडियस वाला जो दल था उसने पुष्कलावती तक्षशिला के अंदर युद्ध लड़ा था, और वहां पर हस्ती या एस्टिज या एस्टोज नामक शासक था। पुष्कलावती तक्षशिला को बोला गया है, राइट। युद्ध लड़ा गया था 30 दिन तक। उस हस्ती या अस्ति या एस्टोज ने भारतीय जो राजा था उसने संघर्ष किया था। उसका भारतीय उच्चारण हस्ती या अस्ति, राइट। किसका? यूनानियों का, जिसका नेतृत्व, जिस यूनानी दल का नेतृत्व हेफेस्टियन और पैडियस कर रहा था। पुष्कलावती को बाद में जब जीत लिया गया यूनानियों के द्वारा, वहां विद्रोह भी हुआ, वो दबाया गया, बाद में सिकंदर पुष्कलावती में पहुंचा था। यानी कि पहले सिकंदर का दल जिसका नेतृत्व हेफेस्टियन और पैडियस नामक सेनापति कर रहे थे, उन्होंने पहले एस्टोज या एस्टीज या अस्ति या हस्ती नामक भारतीय नरेश से तक्षशिला अर्थात पुष्कलावती जीत लिया था। बाद में सिकंदर फिर वहां पर पहुंचा था। इसी प्रकार से एक कमांडर आता है लियोनेट्रस, जो सिकंदर का सर्वाधिक विश्वसनीय अंगरक्षक था। एक आता है क्वाइनोस, राइट। सेनापति इसके नेतृत्व में सैनिकों ने व्यास नदी, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वाइनोस काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेफेस्टियन और पॉडियस के बारे में तो बता दूं कि इन लोगों ने पुष्कलावती महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। पुष्कलावती असल में तक्षशिला को बोला गया है। इन्होंने ये एक भारतीय नरेश से जीता, याद रखना। 30 दिनों का संघर्ष चला था, 30 दिन तक निरंतर संघर्ष चलता रहा, और तत्पश्चात फिर यूनानियों को उस पुष्कलावती को जीतने में सफलता प्राप्त हुई थी। क्वाइनोस ये वो सेनापति था जिसके नेतृत्व में सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अपने सम्राट के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। किसने? क्वाइनोस ने और इसके अधीन सैनिकों ने। और फाइनली सिकंदर ने एक जोशीला भाषण दिया, लेकिन सैनिक तैयार नहीं हुए। कहते हैं कि शर्म के मारे और आत्मग्लानिवश या गुस्से में 3 दिन तक अपने शिविर से सिकंदर बाहर नहीं निकल पाया। फिर उसने काफी विचार विमर्श करके या परिणामों को पहचानते हुए
फाइनली उसने वापस लौटने का ब्यास नदी से, लेकिन उसने उससे लौटने से पहले वहां पर 12 विशाल वेदियों का निर्माण करवाया अपनी भारतीय विजय अभियान के नेतृत्व में। वहां पर उसने कई प्रकार के मैराथन ओलंपियाड, युद्ध, वो खेल के आयोजन करवाए, यूनानी देवताओं को आहुति प्रदान करी, तब जाके लौटा। अब आप सोचिए सिकंदर हार जाता, हारने वाला व्यक्ति क्या नगरों की स्थापना करेगा, हारने वाला व्यक्ति क्या विजेता को अपने अधीन लेकर चलेगा। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने आती है। आइएगा, अब हम यदि इसके वैश्विक अभियान की बात करें तो पक्की बात है कि सिकंदर के दिलो दिमाग में बहुत तो शुरुआत से ही, बहुत बचपन से उसके अंदर ये बात थी। 334 ईसा पूर्व में ये व्यक्ति ईरानी हकमानी साम्राज्य को जीतने के लिए निकल पड़ा। मैं 330 बोल रहा था, माफ करना इस चीज को। 331 ईसा पूर्व के अंदर अराबेला के प्रसिद्ध युद्ध में दारा तृतीय के नेतृत्व में उसने विशाल पारसिक साम्राज्य को परास्त किया। 326 ईसा पूर्व में, याद रखना, इसने बसंत के अंत में भारतीय भारतीय भारत के अंदर उसने प्रविष्ट हुआ, और फिर वो मतलब खैबर दर्रे से उसने पार किया, इस बात को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यदि यदि प्रश्न आता है कि सिकंदर ने भारत में प्रवेश किस मार्ग से किया, तो आप कहेंगे हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से होते हुए खैबर दर्रे से उसने प्रविष्ट किया था, बल्क वाला, बल्क से प्रस्थान किया। बल्क असल में ईरान वाला वो एरिया है जब उसने हकमानी साम्राज्य को 331 ईसा पूर्व में अराबेला, या जिसको हम कहते हैं गाला मेला बैटल के अंदर उसने जब ईरान को जीत लिया था, तो वहां पर उसने जो उपनिवेश स्थापित किया था बल्ख में, वहां से उसने 326 प्रस्थान किया था। नेक्स्ट, प्रेरणा और कारण, असल में प्रेरणा कारण कुछ भी नहीं है। हेरोडोटस जैसे इतिहासकारों ने भारत को दूध और मधु की भूमि के रूप में बहु प्रचारित कर रखा था, सोने की चिड़िया, काफी पैसा यहाँ पर, क्योंकि हेरोडोटस ने ईरान के बारे में काफी वर्णन किया है। आप लोग अभी पिछली क्लासेस में इस चीज को देख चुके हैं। दूसरी बात, उसके मन में कहीं ना कहीं एक बात थी सिकंदर के मन में, कि वो कैस्पियन सागर की समस्या को हल करना चाहता था। कैस्पियन सागर जो सिंधु नदी के मुहाने पर कहीं मौजूद था, ये ऐसा था। तो वो ये भी जानना चाहता था सिकंदर की, मैं जो सागर की समस्या, स्पेशली कैस्पियन सागर की, तो वो चाहता था कि उसको मैं पता लगाऊं, ताकि मेरा जो साम्राज्य है उसकी जो पूर्वी सीमा है, वहां पर कहीं ना कहीं मुझे जलमार्ग का पता लग जाए। इसलिए भी वो भारत को जीतना चाहता था। समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बात की जाए तो मैं कल भी बहुत स्पष्ट तौर पर आपको कह चुका था कि भारत उस एरिया में, भारत के सिर्फ NWFP एरिया में छोटे गणराज्य राजतंत्र थे, जो परस्पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया करते थे, संघर्षरत रहा करते थे। सोच के देखिएगा, यदि ये अहिंसावादी होता है ये राष्ट्र, तो इनमें एकता होती, क्योंकि व्यापारियों में तो बढ़िया एकता होती है। भैया, हमसे अधिक जो लोग चप्पलों को लेकर लड़ बैठते हैं, उनसे अधिक झगड़ालू किस्म के लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आप सोचना, इस एरिया में HC रायचौधरी ने 28 राज्यों, स्वतंत्र राज्यों की चर्चा करी है उस जमाने में। अकेले NWFP में धागे खुल गए थे सिकंदर महान के, महानता की जो सिलावट थी ना, जो बुन रखा था, वो उधड़ गई थी, वो तुरपाई, वो उस सिलाई की। याद रखना इस बात को। इन गणराज्य से लड़ते लड़ते सैनिक थक गए। उन्होंने कहा साला इनका भला हो, इतने युद्ध तो हमने मकदूनिया से चलकर भारत तक पहुंचने में ना करे, जितने ये लोग हैं, यहाँ हर कोस पर साला पानी है, बोली बदल रही है, हर व्यक्ति तलवार लेकर जय जय महादेव करके सामने लड़ने आ रहा है। सिकंदर को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि जितनी इज्जत लूटी उतनी ही पर्याप्त है, अभी तक तो चलो बचाई हुई है, जीत रहे हैं। जो कहा जा रहा है धनानंद की सेना के बारे में, यदि वास्तव में ऐसा हो गया, फिर क्या होगा। गणराज्यों की बात की जाए तो 28 स्वतंत्र शक्तियों की हमारे सामने चर्चा होती है। HC रायचौधरी ने इस एरिया में क्या, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उनमें 11 तो राजतंत्र थे और 17 गणराज्य थे। पहले गणराज्य की बात कर लीजिए। एक पहला था आस्पेशियन की बात कर लीजिए, एक गुरुवेंस के रूप में। अब इनको तो आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इनकी कोई विशेष बात नहीं, हमें इनमें संघर्ष को देखना है कि किन किन गणराज्यों के साथ क्या क्या संघर्ष हुए, तो वो हमें आगे देखना है। तो इनकी तो सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो आपको देखनी है, समझनी है और याद करनी है, उसका कोई चारा अपने पास नहीं है। अब यदि आस्पेशियन की बात की जाए कि काबुल नदी के उत्तर के पहाड़ी भागों में स्थित थे, तो थे, अब अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये याद रखना आपको कि राजतंत्र कौन से, गणराज्य कौन से, ये प्रश्न आ सकता है। पहले मैं 17 गणराज्यों की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से एक आता है
अस्केनोस करके, राइट। इनको अशोक राज्य भी कहा गया। अशोक राज्य याद रखना। अशोक राज्य के अंदर मेगासा हत्याकांड हुआ था। मेगासा स्त्री हत्याकांड हुआ था। तो जो इतिहासकारों का या राजनेताओं का या कार्यकर्ताओं का जो आजकल एक, मैं जिसको टटपुंजिया गैंग कहता हूँ, जिनका ये कहना भारत में स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं था, इनका था, ढिम का था, ऐसा था, वैसा था। भैया हवेली पर आके इतिहास पढ़ो एक बार, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जब यहाँ का राजा सिकंदर के साथ अशोक राज्य का लड़ता हुआ मारा गया, तो फिर उसकी राजमाता, याद रखना बात को, राजा की मां ने युद्ध का नेतृत्व किया। और राजमाता के नेतृत्व में जिसका नाम हमारे सामने कृपी, उस राजमाता का नाम कृपा या कृपी के रूप में आता है, कृपी देवी के रूप में। स्त्रियों ने प्रतिरोध किया, किसका? सशस्त्र प्रतिरोध किया, किसका? सिकंदर का। सिकंदर इतना विचलित, इतना पागल हो गया था इन स्त्रियों के प्रतिरोध से, बाद में स्त्रियों का सामूहिक नरसंहार, हत्याकांड यहाँ किया गया होगा। बाकी जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ और क्या क्या हुआ होगा, बाकी आप समझदार। अब आप मान लीजिए मेरे से व्यक्ति कैसे मान ले, जो हमें ये देश गांधी का है, ये देश अहिंसावादियों का है, ये देश इमका का है, ये देश चिच्चा का है, ये देश ढिमका का है, कैसे मान लिया जाए? यहाँ स्त्रियों के साथ ऐसा होता है। इन गधों को ही बताया कि इतिहास ढंग से पढ़ लीजिए। आप सोचिएगा, तलवार, मतलब विद्या और शस्त्र और शास्त्र दोनों हमारे यहाँ पर साथ साथ चले, इवन स्त्रियों के अंदर भी, वरना कैसे लड़ लोगे आप इतना? अभी आप आगे पढ़ोगे, मसागा हत्याकांड जो इसकी राजधानी थी, उसको मैं आगे लूंगा, सिकंदर के साथ स्पेशली। तो इन लोगों को ये, सिकंदर को ये लग गया था कि जहां की स्त्रियां इतनी ताकतवर, इतनी शिद्दत और जज्बे के साथ हमारा हमसे लोहा ले रही है, उनके जने हुए सपूत शेर क्या गुल खिलाएंगे। इसी प्रकार से राज्य नीसा, याद रखिएगा, नीसा वो राज्य था, वो गणराज्य था जिन्होंने सिकंदर के सामने बिना लड़े हथियार डाल दिए थे। ऐसे चिलकतरों की बीमारियां कमी नहीं थी। इन्होंने अपने आप को यूनानी घोषित कर दिया सिकंदर के सामने कि भैया हम तो खुद ही यूनानी हैं, आओ तुम्हारे चरण प्रक्षालनम कर बैठे। तो नीसा तो वो था जिसने सिकंदर के सामने, याद रखिएगा, आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी प्रकार का एक राज्य है, याद रखिएगा, ग्लोब निकाय गणराज्य। इसने भी काफी संघर्ष किया था। जब सिकंदर वापस लौट रहा था उस समय भी, एक है फिर अद्रेस्त्राई। अद्रेस्त्राई ये गणराज्य, इसकी राजधानी थी पिम प्रमो। कथाई, याद रखना, कठ। 17,000 याद रखिएगा, कठों का नरसंहार सिकंदर के हाथों किया गया था। अब नरसंहार का मतलब क्या है कि आप उसी लेवल पर उनका संघर्ष कर रहे हो, उनका सामना कर रहे हो, किसका? यूनानियों का। कथाई असल में पंजाब की कठ जाति है। अब आप इस बात से आइडिया लगाइएगा असल में आपका इतिहास क्या है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जनाब, रक्त से लिखा गया इतिहास न तो सूखता है स्याही के इतिहास की तरह, न मिटता है। रक्त और तलवार के दम पर लिखा गया इतिहास हमेशा अमिट रहता है। इतना अमिट आज मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग शिद्दत से पढ़ रहे हैं। ये पंजाब की कठ जाति थी, इनकी राजधानी थी, याद रखना, संगल। और एक बात और बता दूं आपको, अभी देखो, ये टीचर के रिसर्च पर भी डिपेंड करता है, तो कितना रिसर्च करके वो व्यक्ति सामने आपके सामने आ रहा है। संगल की मैं बात कर दूं, आप लोगों ने हॉलीवुड और बॉलीवुड में, बॉलीवुड तो हॉलीवुड की नकल पर है, एक ट्रेंड देखा होगा कि ये एक रक्षा प्राचीर का निर्माण करते हैं युद्ध के दौरान, ढाल, शील्ड्स और भालों को लेकर, या फिर रथों का घेरा बनाते हैं। पहली बार सिकंदर ने भारत में आने के बाद भारतीय गणराज्य के योद्धाओं, कठ योद्धाओं को अपनी राजधानी संगल की रक्षा करने के लिए रथ का, संगल के चारों तरफ रथों का एक घेरे का निर्माण करते हुए देखा था। यह हमारी युद्ध प्रणालियां।
इतिहास अंतर्दृष्टि प्रदान करता है साहब आपका। अब डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया क्या है सीखने का और समझने का इतिहास को। हो या निकल लिए हेमंत और कौन कौन क्लास में, जरा हैंड रेज करना भी इस समय, क्योंकि मैंने आपका भी अटेंडेंस को ओपन नहीं किया हुआ इस समय, फुल स्क्रीन पर हूं तो मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। एक बार हैंड रेज कर दीजिए इस समय क्लास को कौन कौन ले रहा है। हेमंत मौजूद है क्लास में, इसके अलावा क्या सिर्फ हेमंत ही है? तो योगेश्वर धर्मेंद्र वगैरह कोई नहीं? चलो कोई ना, हेमंत आप ही सही। क्लियर है? अच्छा, आपको और मैं बता दूं, अ, कठ एवं स्वभूति। कठ एवं स्वभूति में स्वयंवर की एक परंपरा थी। यहाँ एक परंपरा और थी बच्चों को मार डालने की इन गणराज्यों में। क्लियर? इसके अलावा इनके पास, कठों के पास तो ये भी आता है कि इनके पास काफी बड़ा एक नौसेना भी थी इनके पास में, कठों के पास में, ऐसा कहा जाता है। तो ये बात भी आती है कि फिर बाद में इन्होंने यूनानियों को जहाजी, रसोई घर और परिवहन नौकाएं प्रदान की थी। अब हम पढ़ते हैं आगे जाकर गुप्त काल के बारे में। जैसा आप गुप्त काल में पूरी दुनिया में जहाज निर्माण में भारत बहुत आगे था। अरे उससे पहले कठ, तो ये क्या शादी ब्याह का प्रोग्राम करते थे इन नौकाओं में, जो कहा जाता है कि भारतीय विदेशों से कोई संपर्क नहीं रखते थे। क्या करते थे फिर ये इन नौका, यूनानियों को तो हम प्रदान कर रहे हैं साहब। हो सकता है हाइडेस्पीस नदी से, हालांकि हाइडेस्पीस नदी का युद्ध खैर तो खैर पहले हो गया था, इन कठोर से संघर्ष से पहले। जी एक बार कंफर्म करिएगा मुझे यहाँ तक की बात समझ में आई है या नहीं, यहाँ तक की बात अच्छे से देखकर मुझे बतला दीजिए। समझ, अभी तो फिर क्लास में आप ही हो, आ गए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक और आता है सिबोई, याद रखना। फिर आता है अगल सोई, आता है शूद्रक या शूद्रक। शूद्रक या शूद्रक, इनके साथ भी सिकंदर का एक अच्छा संघर्ष रहा था। और यूनानियों के अनुसार शूद्रकों का स्वभाव लड़ाकू है। एक भी प्राणी ये नहीं बोल, ये जरूर कहा है भारतीय शांति प्रिय है, ये जरूर कहा है कि भारतीय सत्यवादी, ईमानदार है, चरित्रवान है, सब कुछ है। किसी ने भी कहा भारतीय अहिंसक है? क्या कह रहे हैं? लड़ाकू है, डाकुओं का गिरोह बोला गया भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को। पता नहीं कहां कहां से ये निकल कर आगे कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकार। एक और है मलोई, मालव। इस गणराज्य का तो पूरा ही नरसंहार किया गया था सिकंदर के द्वारा। और क्यों किया गया था ये मैं आपको बतला दूं। मालव और शूद्रक ने मिलकर एक संघ बनाया था। जब सिकंदर वापस लौट रहा था, जब सिकंदर वापस लौट रहा था तब उसका इस संघ से संघर्ष हुआ था, मालव और शूद्रक से। पहले मालवों का उसने नरसंहार किया, बाद में शूद्रकों का। क्लियर? असल में मालवों के साथ संघर्ष में सिकंदर घायल हो गया था, उसने उसको बुरी तरह से खींच पैदा कर दी थी सिकंदर को। तो कहते हैं कि मालव गणराज्य, भयंकर मारकाट मचे मालवों के अंदर। फिर ये मालव गणराज्य बचे कुचे जो भी लोग बचे फिर भारत में राजस्थान में आए। याद रखना हेमंत, बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। इसी मालव गणराज्य से चौहान शाखा निकली है, राजस्थान की चाहमान, जिसका अंतिम योद्धा अजमेर शाखा का पृथ्वीराज तृतीय चाहमान। और रणथंबोर में आप लोग जानते हो, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलतिक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी पार। कौन? हमीर देव चौहान, जिसको हठी शासक कहा गया है, 16 युद्धों का विजेता कहा गया है, शाकंबरी नरेश शाकंबरी विजेता कहा गया है, जिसने नाकों ने चबवा दिए अलाउद्दीन खिलजी और उसके चिच्चा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। इसको कहना पड़ गया था कि मैं से 10 दुर्गों को मुसलमानों के रक्त की बूंद रणथंबोर के लिए कहा था, मालूम था आपको?
और एक बाल के बराबर का महत्व नहीं देता। मत दे भाई, तुझे कौन बोल रहा, भैया चलना है तब यहाँ पर। ये वही मालव गणराज्य जिन्होंने आगे जाकर श्वेत हूणों को, तोरमाण ने मिहिरपुर की नाक में दम कर दिया था, और इस कदर नाक के बाल तोड़े थे भाई साहब खींच खींच कर इन मालवों ने, कि उस मिहिरपुर को तो भागकर कश्मीर में शरण लेनी पड़ी थी जब उन लोगों ने बैराठ की बौद्ध सभ्यता का विनाश किया। क्योंकि मालव फिर टोंक वाले एरिया में, जो टोंक का जो एरिया था, नगर, नगर और रेड नगर, वहां आ गए थे। बहुत पढ़ना पड़ता है तेरी कसम, बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन मजा आता है जब आपके पास एक फ्लो होता है, कंटेंट्स अच्छा कमांड होता है, तब टीचिंग का वास्तव मजा आता है। नेक्स्ट, पाणिनि ने, ये बात भी याद रखना, अपनी ग्रंथ अष्टाध्यायी, क्योंकि पाणिनि आप जानते हो प्रथम जो विख्यात संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। उसमें मानव गण को शस्त्रोजीव बतलाया गया। शस्त्रोजीव, जीव का मतलब जो शस्त्र चलाकर आजीविका कर रहे हैं। अब फिर बोल रहा हूं, न शांति है न अहिंसा है, दोनों कहीं ना मुझे कहीं नजर ना आ रही लाला है। तो शस्त्रोजीव बतलाया गया कि इनको मालव गणराज्य। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके बाद है आपका यूनानी के अनुसार मालवों का स्वभाव ही लड़ाकू है। और फिर है आबस्ट नोई, जिसको अम्बस्ट कहा गया है, फिर कहा गया है जाचोई, जो गणतंत्र है। याद रखना, एलियन ने जायोची और जायोची या जाचोई, शायद जायोची है, मैं यहाँ गलत दिया, और ओसेडियाई नामक गणराज्य का साथ साथ इसने वर्णन किया। एक और है ओसेडियोई गणराज्य, एलियन, हाँ साथ साथ उल्लेख किया ही है। ठीक है, सौद्राई, याद रखना ये भी गणतंत्र था। इसके अलावा मसनोई, ये भी गणतंत्र था, देखना पड़ेगा। हेमंत, नाम मुश्किल नहीं है। असल में क्या है, नाम तो अपनी है, लेकिन अब यूनानी ने उल्लेख किया है तो वो तो अपनी भाषा में ही करेंगे। समस्या सिर्फ इतनी सी है, नाम में दिक्कत नहीं है। हाँ, अंग्रेजी नाम, असल में आपको सारे नाम नहीं देखने हैं, मैं आपको बता दूं। 17 तो गणराज्य, 11 राजतंत्र हैं, और अभी आगे संघर्ष में जो जो गणराज्य आएंगे ना, बस उनको याद रख लेना, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेंगे। इसलिए मैं अब फोकस भी उन्हीं पे करूंगा जो मैंने अभी कहा आपको, और मैंने बीच बीच में जो संघर्ष वाली स्थिति थी, उन सारे गणों को मैंने फिर आपके सामने स्पष्ट कर दिया था। नेक्स्ट आगे देखिए, राजतंत्र में देखिएगा, पहला पहला राजतंत्र आपके सामने आता है प्रोक्लेम इंडिया, जिसको कहा गया है प्यूकेला ऑटिस, जिसका अन्य नाम है पुष्कलावती। पुष्कलावती इसका राजा था एस्टेस हस्ती या अष्टक्लास, जो मैंने कहा कि हेफेस्टियन और पैडियस नामक ने 30 दिन के संघर्ष के बाद इसको जीता था। ये अब पुष्कलावती को इन्होंने क्या बोला है, प्यूकेला ऑटिस। सिकंदर यहाँ बाद में पहुंचा था, तो ये पुष्कलावती का यूनानी रूपांतरण है एक तरह का। तक्षशिला, यहाँ का राजा आप जानते हो आम्बी था। यहाँ का समाज बहुविवाही बतलाया गया है। अर्सेक्स, ये भी राजतंत्र था, याद रखना। अर्सेक्स असल में उर्षा का यूनानी उच्चारण हमें प्राप्त होता है। एक आता है अभिसार, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अभिसार ने भी फिर आगे जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था, याद रखना, सिकंदर के सामने। क्लियर। पुरु, पुरु ये राजतंत्र था, याद रखना। और ये असल में क्या कहना चाहिए, कैकय वंश, जिसका पौरस था। पुरु असल में पौरस का भतीजा था, ये उसका शासक था। गांधारिस असल में गांधार का ही, गांधार महाजनपद का पूर्वी भाग था, और हकमानी साम्राज्य का सबसे समृद्ध और सर्वाधिक आबादी वाला प्रांत था। क्लियर। संभवतः गांधारी इसी इलाके से हो। गांधार यूनानियों के विरुद्ध लड़ाई में फारस के सैनिकों एवं सामान की आपूर्ति करता था, क्योंकि आप लोग, हम पहले देख चुके हैं कि यहीं से सैनिकों की भर्ती पहले की गई थी हकमानी साम्राज्य के लिए। तो ये वही एरिया था। ठीक है साहब, यहाँ पुरु यानी कि पोरस का भतीजा राज्य कर रहा था इस वाले एरिया में। तो अभी जो बात कर, अच्छा वो मैंने, हाँ नहीं सॉरी, ये गांधार वाला एरिया, ठीक है। सोफाइटस, ये सोबूती है, सोबूती।
जिनमें कठों की तरह, कठ तो गणराज्य थे, स्वभूति जो है, सोफाइटिस जो है वो राजतंत्रात्मक है। इनमें याद रखना स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, संभवतः बच्चों को मारने की प्रथा भी इनमें कठों की तरह प्रचलित थी। अंग विहीन बच्चों एवं पुरुषों को यहाँ पे कठों की भांति मार दिया जाता था। स्वभूतियों को शिकार एवं सौंदर्य का प्रेमी माना जाता है, और इन लोगों में स्वयंवर की प्रथा भी मौजूद थी। और आगे जाकर इन्होंने इन ऐसा ऐसा कहा जाता है कि सोफाइटिस लोगों ने तो आगे जाकर सिकंदर की न केवल अधीनता स्वीकार करी, बल्कि उसके मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था की थी। और फिर सिकंदर की ही भांति उलूक श्रेणी के सिक्के चलाए थे। उल्लू श्रेणी के सिक्के वो सिक्के जिन पर उल्लू का चित्र बना होता है। उल्लू क्यों? क्योंकि यूनान के अंदर उल्लू को बौद्धिकता का प्रतीक माना गया, औल या उल्लू को, तो उल्लू उनके सिक्कों पर उल्लू का चित्र बना रहता है। और हमारे यहाँ पर उल्लू उल्लू फैगेला, ये भी राजतंत्र था इसी प्रकार से। एक राज्य और है मोसिकनॉस राज्य, क्लियर। संबोस राज्य पढ़ना पड़ेगा, कुछ ज्यादा नहीं है अपने पास। इसी प्रकार से ऑक्सिकनॉस राज्य, पटलेन राज्य, पटलेन पटेल पाटल है, जो सिकंदर की यहाँ पर अंतिम अंतिम भारतीय विजय हुई थी, याद रखना, पाटल में। कब? 325 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा इस बात को। 19 माह सिकंदर का भारत में प्रवास रहा था, क्लियर है। तो पाटल इनका अंतिम था। और यहाँ पर द्विराज्य प्रथा थी। द्विराज्य का मतलब दो राजा साथ साथ शासन करते थे। यहाँ पर बुजुर्गों की एक सभा से दो वंशानुगत शासन करते थे। पाटल विजय सिकंदर की भारत में अंतिम विजय थी। उम्मीद करता हूं फिर जब सिकंदर ने पाटल को जीत लिया था 325 ईसा पूर्व में, तब उसने पिबोन को, याद रखना, अपना क्षत्र पाटल में नियुक्त किया था। लेकिन भारत में भारतीय प्रदेशों का अंतिम यूनानी गवर्नर जो था वो था यूडेमस। यूडेमस जो सिकंदर के जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के अभियानों से घबराकर बाद में फिर 317 ईसा पूर्व में भारत को फाइनली अंतिम रूप से छोड़ दिया था, त्याग दिया था। तो भारत से निकलकर जाने वाला जो अंतिम यूनानी गवर्नर था वो था, याद रखना, पिथोन, सॉरी, यूडेमस। 317 ईसा पूर्व में, क्लियर। तो ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था थी सिकंदर के शासनकाल की। अब हमें सिकंदर को समेटना बाकी है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक का ढंग से समझ में आ गया होगा, और आना भी चाहिए अब तक, क्योंकि नोट्स सब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और काफी ल्यूसिड सरल भाषा में है। तो फिर तो मुझे और बाकी मैंने यहाँ पूरा कर दिया। हेमंत बताइएगा क्या फीडबैक है अभी तक की क्लास का, समझ में आया है या नहीं आया है? इसके बाद फिर हम अपनी बात को फिर थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और अभी तो पिक्चर क्वालिटी ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। क्या नाम है सिकंदर, क्या हेमंत? अब तो वो दिक्कत नहीं जो पहले लाइटिंग की प्रॉब्लम हुआ करती थी या दिखने में थोड़ा सा ब्लरिश सा रहता था, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा मामला, राइट। सिकंदर का भारतवर्ष विजय हेतु ईरान से प्रस्थान 326 ईसा पूर्व में, हमने पहले भी कहा, बल्क बैक्ट्रिया नामक स्थान से होता है। भारत में प्रवेश का मार्ग खैबर दर्रा से, याद रखना, 326 ईसा पूर्व में चलता है। खैबर दर्रे से ये भारत में प्रवेश होता है, याद रखिएगा। और अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया असल में तक्षशिला के अंदर आगे जाकर उसने एक उपनिवेश स्थापित किया था। तो फिर ये वहां से, और अलेक्जेंड्रिया से सिकंदर ने निकैया, निकैया वही तक्षशिला वाला एरिया है पूरा का पूरा, याद रखना इस बात को। फिर वहीं पर आम्बी ने इस आत्मसमर्पण किया था। भारत में प्रविष्ट बसंत ऋतु के अंदर ओहंद सिंधु नदी के पास में 326 ईसा पूर्व में आकर ये प्रविष्ट हुआ था। सिंधु नदी को पार कहां पर किया इसने? ओहंद के निकट। भारत में प्रवास कुल कितने रहा? 19 माह रहा। अब भारत से वापसी का मार्ग, प्रवेश वाला मार्ग तो मैंने बता दिया। भारत में प्रवेश कहां से ये चला है?
बल्ख से, और बल्ख से चलकर इसने कौन से मार्ग से, याद रखना, खैबर मार्ग से ये भारत में प्रविष्ट होता है। कौन से एरिया के निकट आकर, ओहंद के निकट आकर आप सिंधु नदी को पार करते हैं, और भारत में सबसे पूर्वी सीमा तक ये कहां तक आगे बढ़ता है, व्यास नदी तक, और फिर व्यास नदी से पुनः पुनः वापसी करता है। अंतिम जो इसकी विजय है वो 325 ईसा पूर्व में, ये बात भी याद रखना, कहां पर होती है, पाटल में। पाटल में ये अपना एक गवर्नर नियुक्त करता है, मैंने अभी कहा आपको, उसका नाम है पिथोन। फाइनली ये निकलता है एक बात रेगिस्तान वाले एरिया से होता हुआ, और 323 ईसा पूर्व में फिर ये बेबीलोन के अंदर जाकर बिना अपने उत्तराधिकारी के अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये लीजिए, ये एक तरह का मैंने टोटल आपके सामने इस इन सर्जन का रूट चार्ट भी प्रस्तुत कर दिया है। भारत से वापसी का, भारत में 19 माह तक इसका प्रवास, एक बार देख लीजिए इसको पूरा हम, और मुझे बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। देख लीजिए ठीक से। तो हेमंत, आपने इसके प्रिंट आउट लिए नहीं लिए इस चैप्टर के, और अभी पढ़कर आ रहे हो या नहीं आ रहे क्लास के अंदर, नोट्स पढ़कर, या ठीक है कि बाद में पढ़ लेंगे, पहले क्लास को देख लें, क्योंकि नोट्स तो क्लास के अंदर देख ही जाएंगे अपने को, या ऐसा कुछ है। नेक्स्ट, और आपका पेपर कैसा रहा, इंग्लिश मीडियम वाला जो था स्कूल का? यूनानी सैनिकों ने व्यास नदी से क्वाइनोस, हमने पहले ही कहा, नामक सेनापति के नेतृत्व में लड़ने से इनकार कर दिया था। फिर ये आप यूं समझ लीजिएगा, क्योंकि यूनानियों के विवरण पंजाब से पूर्व की स्थित और जो राजतंत्र स्थित थे, एक तो प्रसियोय और या गंगा रिडोय, जिसकी राजधानी पोलिगो था। गंगा रिडोय, गंगा के एवरेज, ओके, गंगा रिडोय का मतलब, अब देखो यूनानी नामकरण कैसे किया, गंगा के पार का एरिया धनानंद वाला, उससे भयभीत हो गए थे, और ये लौटा वापस। 326 ईसा पूर्व में प्रविष्ट हुआ, ट्रांसफर के का मौका है वो अब देख। अच्छा, ठीक है, चलो, उम्मीद करूंगा कि आपका स्थान हो जाए ट्रांसफर, आप अपने एरिया में आ जाए, तो आपके लिए ज्यादा चीजों को मैनेज करना रहेगा। 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, 19 माह ही भारत के अंदर रहता है मोटा मोटी। हिंदू कुश पर्वत जब इसने पार किया, उसके पश्चात हिंदू कुश पर्वत पार करने के बाद, लेकिन अभी इसने सिंधु नदी पार नहीं करी है, इसने सिंधु नदी पार नहीं करी है, ओहंद के पास ये बल्क से चला, ईरान से 331 ईसा पूर्व में, वहां से चला अब, और ये ओहंद तक आएगा जब ये भारत में प्रविष्ट होने के लिए नावों के पुल से तक्षशिला के अंदर ओहंद वाला जो एरिया, सिंधु नदी को पार करेगा, लेकिन अभी पार नहीं कर रहा है। इस बीच बल्क से लेकर इस सिंधु नदी तक के एरिया में क्या क्या घटनाएं घटती, अब आपको वो देखना, उसे आप लोग देख लीजिए। सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया था हिंदू कुश पर्वत पार करने के पश्चात। पहला दल हेफेस्टियन और पैडियस, जिसने आगे जाकर जब ये चला तो मार्ग में पुष्कलावती के राजा एस्टोर या हस्ती को परास्त किया। 30 दिन के संघर्ष के पश्चात और पुष्कलावती को जीता और अपने साम्राज्य का अंग बनाया। ये सबसे बड़ी इस दल की उपलब्धि थी, हेफेस्टियन और पैडियस नामक दल की। याद रखिएगा, ये बात मैंने पहले बोल दिया तब आपको। और दूसरा जो दल था वो था सिकंदर के नेतृत्व वाला, तो हेफेस्टियन और पेडियस का जो दल था वो काबुल नदी के किनारे किनारे खैबर दर्रे से होते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा। और ये सिकंदर वाला जो था, ये कुनार तथा स्वात नदी घाटी के पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में युद्ध करते हुए इसने भारत में प्रवेश किया था। यहाँ पर एक कहानी और आती है कि ये सिकंदर खैबर दर्रे से क्यों नहीं आया, क्योंकि खैबर दर्रे के अंदर इसको कह दिया गया था इस चीज के लिए कि खैबर दर्रे में प्रविष्ट हो गए तो वहां के जो कबायली हैं, स्पेशली खटक और अफरीदी, याद रखना,
उनके धक्के चढ़ गए तो लौट नहीं पाओगे। एक ऐसा प्रसंग आता है। अतः इसने हेफेस्टियन और पैडियस को खैबर से भेजा और खुद ने कुनार और स्वाद घाटी क्षेत्र से, क्लियर है, सिकंदर अपने दल के द्वारा पश्चिमोत्तर भाग को जीतने का मतलब जीतता हुआ फिर सिंधु नदी तक पहुंचा। लेकिन और पुष्कलावती में पहले हेफेस्टियन और पैडियस का दल पहुंच गया था। उसने 80 से 30 दिन के संघर्ष के पश्चात पुष्कलावती या तक्षशिला को जीत लिया था। इस बात को याद रखिएगा। अब उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये वाली पूरी स्थिति, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट कर दी कि अब आपको बहुत इजी ये लगने लगेगा। लोग बाग आप लोग देख लीजिए इन चैप्टर्स को। आप लोग मैं जानता हूं हेमंत शायद आधे घंटा तो बहुत बड़ा चैप्टर है उनके लिए, 20 मिनट में समझ देते हैं। सिकंदर वकंदर कुछ नहीं, डेरियस प्रथम का आक्रमण हुआ और सिकंदर का हाइडेस्पी नदी का युद्ध, पोरस को हराया और इधर उधर की बातें करी, खत्म किसका, चलो निकलो, हो गया, टाटा बाय बाय। और आप देखिएगा, हमें देखिएगा, और आप क्लास का लेवल कंटेंट देखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत फोकस्ड होकर यदि आपने यहाँ पढ़ लिया, आपको कोई भी कंपटीशन परेशान कर ही नहीं सकता है ऑल ओवर इंडिया का, किसी भी लेवल का कंपटीशन में, क्योंकि हमने खुद ने बहुत उसके साथ कंटेंट भी उसी प्रकार से तैयार किया पिछले साल के पेपर्स वगैरह सब चीजों को देखते हुए। तो प्रमुख हेतु सिंधु नदी पार करने से पूर्व, सिंधु नदी पार करने से पूर्व जो बसंत के अंदर 326 ईसा पूर्व से पहले सिंधु के पश्चिमी प्रदेश में सिकंदर और भारतीयों का संघर्ष कैसे कैसे हुआ, क्योंकि दो दल आ रहे हैं ना, दो दल आ रहे हैं। एक तो काबुल से और खैबर दर्रे से होता हुआ हिंदू कुश पर्वत वाला हेफेस्टियन और पैडियस वाला, और एक सिकंदर वाला जो कुनार और स्वाद घाटी से प्रविष्ट होगा। तो हेफेस्टियन और पैडियस वाला काबुल के किनारे किनारे खैबर दर्रे से होता हुआ पुष्कलावती युद्ध लड़ा गया, जिसने पुष्कलावती नरेश हस्ती या एस्टेज या अस्टिज या अस्टोज को 30 दिनों के संघर्ष के पश्चात पश्चिमी गंधार में स्थित पुष्कलावती या तक्षशिला के अंदर बुरी तरह से न केवल परास्त किया, बल्कि यहाँ पर याद रखिएगा इस बात को, 30 दिनों के संघर्ष के पश्चात तो परास्त होकर मारा गया था, राज्य जीत लिया गया। पुष्कलावती विजय के पश्चात पहला दल जल्दी पहुंचा सिंधु नदी, सिकंदर बाद में पहुंचा, पहला दल पहले तैयार था उसके साथ मिलने को। फिर बाद में यहाँ पुष्कलावती विद्रोह भी हुआ, लेकिन उसे दबा दिया गया था, जिसका उल्लेख कौन करता है, याद रखना, एरियन, कि पुष्कलावती की जनता ने विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध जन विद्रोह किया था, लेकिन उसे जल्दी ही दबा दिया गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छे से, आगे बढ़िए। क्लियर। सिकंदर के नेतृत्व वाला जो द्वितीय दल था कुनार और स्वात नदी घाटी के पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों से होता हुआ आता है, और उसे ये बात भी याद रखना, कपीशा और तक्षशिला के बीच में कई प्रकार की अनेक जातियों से संघर्ष करना पड़ा, जिनमें गणतंत्र भी थे, जिनमें राजतंत्र भी थे, जिनका उल्लेख एरियन ने एस्पेशियन एस्पेशियन गोरियन और असकनिया जाति कहकर किया है। याद रखना सिकंदर वाले दल को पहला सामना कुनार घाटी के अस्पेशियनों से किया गया था, क्योंकि जो प्रसिद्ध युद्ध लड़ना पड़ा हेफेस्टियन और पैडियस को, और पुष्कलावती तक्षशिला के राजा एस्टिज एस्टोज हस्ती या अस्ति से 30 दिन का संघर्ष था। लेकिन सिकंदर का पहला संघर्ष याद रखिएगा कुनार घाटी जहां से प्रविष्ट हुआ, वहां पे एस्पेशियनों से हुआ था। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको मुझे बोल दीजिएगा हेमंत, तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। बढ़िया जी, फाइन। संघर्ष का क्रम देखिएगा। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो खेल अपन ने नोट्स में किया है वो यहीं पे किया है। संघर्ष का क्रम, पहला कुनार घाटी के अस्पेशियनों के साथ, द्वितीय नीसा जाति के साथ, मैंने पहले कहा था निशा के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया कहते हुए कि हम तो खुद ही यूनानियों के वंशज हैं।
क्लियर। फिर गोरियन प्रदेश के साथ, फिर अशोक राज्य के साथ जिसकी राजधानी मसग थी। याद रखना यहाँ पर मसागा हत्याकांड को हत्याकांड को जन्म दिया जाता अशोक राज्य के अंदर। असल में इस राज्य की स्त्रियों ने पुरुषों की मृत्यु के बाद युद्ध किया था। इन्होंने असल में सिकंदर के हाथों जो परास्त युद्ध किया था, और वो चिढ़ थी बहुत ज्यादा इसको। तो सिकंदर के हाथों परास्त गणराज्य असिक नोई या अश्वायान, अस्पेसियोई या अश्वकयान, अश्वक राज्य, इसका जब राजा मर गया असिक नोई का, तब इनकी राजमाता कृपा, मैंने अभी पिछले उसमें कहा कुछ देर पहले, जिसको क्लियोफिस भी कहा है, या किल ऑफिस या कृपि भी कहा गया, कृपा या कृपि के नाम से। तो उसके नेतृत्व में यूनानियों का घोर विरोध किया। इसने सिकंदर को काफी लंबे अरसे तक रोके रखा। सिकंदर इस बात से काफी चिढ़ा। फिर विजय सिकंदर ने यहाँ की राजधानी मसाला या मसक पर न केवल अधिकार किया, बल्कि यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से 2,30,000 बैल प्राप्त होते। सोचिएगा कितना बड़ा पशुधन होगा, कितना समृद्ध राज्य होगा, जिस राज्य में 2.5 लाख 2.25 लाख लगभग बैल हो, वहां खेती और व्यापार का आलम क्या होगा। कहते हैं कि ये 2.25 लाख बैल इसने इनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर यहीं से यूनान भेज दिए थे। कितना बड़ा काफिला होगा, कितना बड़ा काफिला होगा, भेज दिए थे। और यहाँ मसागा हत्याकांड जो सिकंदर के जीवन पर, सिकंदर ने 780 नोई सैनिकों को बंदी बनाया और स्त्रियों को धोखे से रात में मार दिया था। डायोडोरस और प्लूटार्क दोनों ने सिकंदर के इस कृत्य की घोर निंदा की थी। घोर का मतलब घोर निंदा की थी। क्लियर। जिस प्रकार से ये बिल्कुल वैसा ही जैसा कि शेरशाह सूरी ने, और एक और था चंदेरी के मेदिनी राय। शेरशाह सूरी और मेदिनी राय। तो मालवा का जो राजा था, क्या नाम था उसका यार, महमूद खिलजी द्वितीय। इन दोनों ने अपनी मतलब मित्रता का भाव देकर अपने अधीन संधि करने के बावजूद यहाँ पूरे पूरे परिवार की हत्या करवाई थी। तो शेरशाह का सेनापति था ख्वास का, उसने तो आत्महत्या कर ली थी शेरशाह के इस जघन्य हत्याकांड से आहत होकर। वैसा ही हत्याकांड याद रखना इसके द्वारा करवाया गया, सिकंदर के द्वारा। फिर इसने वाजिरा को जीता। इसके पश्चात मसागा हत्याकांड या अशोक राज्य की जीत के बाद वाजिरा या बिरकोट को जीता किसने? सिकंदर ने। एक पूरा क्रम मैंने आपके सामने दे दिया। 7वें नंबर पर ओरा या उद्ग्राम। फिर ये ओरा या उद्ग्राम से पुष्कलावती पहुंचता है। पुष्कलावती जिसको पहले हेफेस्टियन और पैडियस जीत चुका था। उसके पश्चात ये औरवस या औरनस दुर्ग पर अधिकार करता है। बाद में यहाँ पर शशिगुप्त को शासक नियुक्त कर देता है। शशिगुप्त कौन था याद रखना? हिंदू कुश प्रदेशों का भारतीय राजा था, जिसने आगे जाकर सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बाद में सिकंदर ने फिर शशिगुप्त को इस औरवस या एवोरनोस या एरोनस दुर्ग का प्रशासक बनाया था। ऐसा कहते हैं कि इस दुर्ग को हेराक्लीज यूनानी कहते हैं, यानी कि श्री कृष्ण भी अपनी ताकत से जीत नहीं सके थे, उसको सिकंदर ने जीत लिया था। ऐसे ही, लेकिन अब क्या किया जाए। खैर ये देख लीजिएगा इस प्रकार से। फिर यहां से ये सिकंदर फिर अभी वो आ गया है ओहंद के पास, तक्षशिला सिंधु नदी, जहां पर पहले से ही आम्बी ने नावों का पुल तैयार कर रखा था। उसको पार करके वो तक्षशिला में आता है, भारतीय भूमि में प्रवेश होता है, जहां पर आम भी अपनी पूरी प्रजा और बहुमूल्य उपहार के साथ सिकंदर के आगे तुमें माता तुमें पिता करने को तैयार बैठा है, खड़ा है। देख लीजिएगा एरियन ने सिंधु नदी ओहंद तक आ गया, और फिर यहीं से भारत में प्रविष्ट होता बसंत ऋतु के अंदर 326 ईसा पूर्व में। यहाँ से की घटना को फिर मैं कर लूंगा यहाँ से।
यहाँ तक का आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ओहंद के निकट ये प्रविष्ट होता है। फिर सिंधु नदी पार करने के पश्चात क्या होता है, कल लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। लेकिन भारत में प्रविष्ट होने से पहले उसने जो जो एरिया जीत लिया, ये हिंदू कुश पर्वत और बल्ख से लेकर ओहंद तक का एरिया जीत लिया, वहां उसका केंद्र, उसने राजधानी पुष्कलावती या तक्षशिला को बनाया, और फिलिप को क्षत्रप निकोबार को बनाया, और फिलिप को उसका सेनापति नियुक्त किया। फिलिप उसका बाप नहीं है, फिलिप उसका अपना सेनापति है। तो बताइएगा मुझे हेमंत, ये क्लास का मामला कैसा लगा, समझ में आया है नहीं आया है, लेवल क्या रहा, कोई कमी आपको फील हुई हो, कोई एडवाइस को सुझाव। हालांकि जनरली मैं पसंद नहीं करता हूँ मैं लेना सुनना और एडवाइस लेना करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी लेवल रखकर चलने वाला इंसान हूँ। लेकिन फिर भी यदि आप जैसा कोई व्यक्ति सुझाव दोगे तो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। जो जागरूक विद्यार्थी हैं, स्पेशली खुद भी शिक्षक हैं और जल्द ही व्याख्याता बनने जा रहे हैं, यहाँ तक का मैटर आपके पास मौजूद है। यदि मैं बहुत कंफर्म ये बात कह रहा हूँ, यदि आपने आज इस नोट्स से इस पूरे यहाँ तक के मैटर को देख लिया और एक बार दोबारा क्लास को चलाकर नोट्स यदि आप पढ़ते रहे, क्लास को चलाकर, यकीन मानिएगा जिंदगी भर चैप्टर नहीं भूलोगे। कल लास्ट सेगमेंट होगा। अब सिंधु नदी में प्रविष्ट, सिंधु नदी को पार करके जब तक शिला में प्रविष्ट होगा सिकंदर, वहां से लेकर इसकी मृत्यु तक का पूरा कालखंड, यानी कल चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैंने फैसला किया है कि मैं दक्षिण भारत स्टार्ट करूंगा, दक्षिण भारत पूरा खत्म करूंगा, फिर हम आएंगे मौर्य और आगे की तरफ की यात्रा में प्राचीन भारत में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।